मेरे देवर इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते थे। मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रिश्ता रखने के लिए कहते थे कि आप मेरे साथ रहिए, भैया आपको नहीं रखते हैं अच्छे से और 1 साल में 1 बार आते हैं, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से रखूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने खुद कहा कि तुम अपनी शादी कर लो, हम दूसरी शादी कर चुके हैं, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। इस वक्त जिस महिला को हमारे साथ आप देख रहे हैं, इस महिला की शादी के 8 साल बाद इनके पति से रिश्ता इनका बिगड़ने लगता है। इन दोनों के बीच में विवाद होता है और आलम ये आया कि इनके पति इनको छोड़कर दूसरी शादी कर लिए हैं। आपको बता दें कि इनके 2 बच्चे भी हैं। अब ये पूरी तरीके से बेसहारा हो चुकी हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके माँ बाप भी नहीं हैं और ससुराल से तो ये ठुकराई जा चुकी हैं। अब ये कहाँ जाएं, किसके साथ रहें, क्योंकि बच्चे भी 2 हैं, सवाल ये भी है। हम इनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंती देवी है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बनारस की रहने वाली हूँ। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी सन 2012 में हुई थी, 18 मई 2012 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? कन्हैया लाल के साथ हुई थी, जो कि ग्राम सिंगापुर, थाना औराई, जिला संत रविदास नगर के रहने वाले, मतलब हैं, जिला भदोही में हुई थी। भदोही में हुई थी। कब तक आपका रिश्ता बेहतर चला? हमारा रिश्ता 8 साल तक रहा, जो भी रहा, मतलब अनबन बनी रहती थी दहेज-वहेज को लेकर के, लेकिन 8 साल तक मैं उनके साथ अपना जीवन यापन की हूँ, 2012 से 2020 तक। विवाद कब शुरू हुआ आपका? शादी के बाद कब से थोड़ी चीजें अनबन होने लगी, अनबन जैसी चीजें होने लगी? अनबन शादी के बाद, जैसे कि मेरे पिताजी जो देने के लिए वादा किए थे शादी में, डिमांड उनकी थी, उस डिमांड को नहीं पूरी कर पाए मेरे पिताजी, क्योंकि मेरी माताजी को ब्लड कैंसर था। उनको काफ़ी रुपया लगा। ब्लड कैंसर में आप लोगों को पता है कि कितना पैसा लगता है, 10 से 12 लाख रुपया खर्च हुआ है। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो हम लोग छोड़े हों, लेकिन फिर भी मेरी माँ नहीं बची। उतना पिताजी के पास पूँजी नहीं था, बोले गौना में देंगे, गौना के बाद शादी के बाद वो नहीं दे पाए, उसी को लेकर के प्रताड़ित करते थे मेरे घर वाले। यानी कुल मिलाकर आपके रिश्ते में जो अनबन हो रही थी पति पत्नी के बीच, वो दहेज को लेकर हो रही थी। जी। आपके पति ही सिर्फ आपका शोषण करते थे, प्रताड़ित करते थे, आपके ससुराल वाले भी? जी, मेरे ससुराल वाले सभी लोग थे। जैसे उसमें कौन-कौन? जैसे कि सास हो गए, ससुर हो गए और एक देवर हैं। किस तरीके का व्यवहार आपके साथ होता था वहाँ? मेरे साथ यही कहते थे, भिखारी के घर की है, इसके बाप बोलकर नहीं दिए, इसको छोड़ दो, दूसरी शादी करेंगे, लड़का मतलब मेरे हस्बैंड को दूसरी शादी करे देंगे, जहाँ करेंगे अच्छा खासा मतलब दहेज मिलेगा, लड़की बढ़िया लाएँगे, इसको छोड़ दो। तो वो भी मुझे कहते थे तुम चली जाओ, तुमको नहीं रखेंगे। तो मैं पूछती थी कि बताइए, इतना मैं घर का काम-काज करती हूँ, कमी क्या कर रहे हैं, क्या पैसा मुझे बोल रहे हैं। रह गई दहेज की बात, तो मेरे पिताजी बहुत गरीब है, क्यों नहीं समझ रहे हैं। मेरी माँ के जाने के बाद इतना पैसा खर्चा हुआ है कि नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर क्यों मुझे टार्चर कर रहे हैं। मतलब ये सब बातें कहती थी तो मुझे मारते-पीटते थे। बच्चे भी आपके 2 हैं? हाँ, एक लड़का और एक लड़की है। जो कितनी उम्र होगी बच्चों की दोनों? मेरे बच्चे का उम्र लगभग 7 साल है लड़के का, लड़की 6 साल की है। कहाँ रह रही हैं आप अभी? अभी मैं अपने मायके में रहती हूँ। मायके में रह रही हैं। पति आपकी दूसरी शादी कर लिए हैं? जी हाँ, वो कब वो शादी किए? दूसरी शादी देखिए, हम लोग वो मुंबई में देखिए रहते थे और शक बना रहता था, क्योंकि घर पे रहते थे तो बराबर उनके मोबाइल पर लड़कियों का कॉल आता था और इसी बीच को लेकर और झगड़ा होता था, तो जो कि दहेज को लगा करके मुझे टार्चर करते थे। मोबाइल नहीं छूने देते थे, पैटर्न में बराबर लॉक वॉक लगा के रखते थे, मोबाइल लेती थी तो मेरे हाथ से छीन लेते थे। तो यही सब मतलब टार्चर करते थे। उसके बाद जब मैं शिकायत करती थी तो कहते थे नहीं रखेंगे, तुम्हें रहने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मेरा घर छोड़ के चली जाओ। अब बताइए, मैं एक गरीब महिला हूँ, मेरे पिताजी माताजी का देहांत हो गया मेरे शादी के बाद, तो उनका मतलब माइंड जो है कि मेरे पिताजी का वो हो गया, तो मैं बताइए कि मैं अपने पिताजी के घर कैसे, मतलब कैसे मैं क्या करूँ, कैसे छोड़ दूँ, ससुराल छोड़ दूँ? मतलब पिताजी हैं आपके? जी नहीं, मेरे पिताजी थे, अभी 1 साल हुआ वो भी डेथ कर गए। शादी कब की आपके पति ने? बताया मेरे पति ने शादी मुझे भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो जिस जगह शादी हो रही थी मैं जाकर बच्चों को लेकर खड़ी हो जाती, शादी नहीं होने देती कि बगैर डाइवोर्स के शादी आपने कैसे किया। तो ये उन्होंने खुद कोर्ट में कबूलनामा किया है कि मैंने खुद दूसरी शादी कर लिया, जिससे कि अगल-बगल से हम लोगों को पता चला कि शादी कर लिया, क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी हुई वो मेरे सग्गा जीजा के मौसा के लड़के, मतलब मेरी दीदी जो है सगी, उनके हस्बैंड के मौसा के लड़का से हुई है। जो कि कुछ भी बात होता है तो रिलेशन में ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोगों को पता चलता है। ये सुनने में आ रहा था कि शादी की है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि शादी कहाँ किए हैं।
तो मेरे हस्बैंड शादी उगापुर ग्राम में किए हैं, जो कि भदोही जिला में लगाता है, और वहाँ से बाकायदे दहेज पाए हैं, गाड़ी पाए हैं, सिकड़ी पाए हैं, अच्छा खासा दहेज कब है। ये आपको कब कन्फर्म हुआ कि शादी कब हुई है? ये कब पता अभी ये कन्फर्म हुआ है 2024 में कन्फर्म हुआ है चला? कि ये कब है शादी, किस सन में हुई है? और ये सन में हमको नहीं पता। देखिए ये अच्छा, अभी तक आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता किस सन का वो शादी किए, लेकिन वो बराबर उस लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहते थे, पहले से? पहले से ही रहते थे। और उसके बाद 2025 में अभी 1 जुलाई को मेरी डेट लगी थी कोर्ट में। मेरा मैटर मेरे पिताजी जैसे नहीं लिया जा रहे थे, बिगड़ गया हम लोगों का, अनबन हम लोगों में बिगड़ गया 2020 के बाद। तो मेरे पिताजी ने वाराणसी न्यायालय में मुकदमा दाखिल कराया 2022 में, तो वो लोग नहीं आए। 2023 में आए थे, 23 में आए थे, तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। अभी 2025 में जब खाना खर्चा का आदेश दिया जाने लगा, तो वो मतलब बताएं कि मैं दूसरी शादी किया हूँ, मैं नहीं रखूँगा इनको, और ये खुद मतलब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। अच्छा, आखिरी बार आप ससुराल कब गई थी? आखिरी बार मैं ससुराल गई थी 2019 16 नवंबर 2019 को गई थी आखिरी बार। यानी आप तकरीबन 6 साल के आसपास से इसे भटक रही हैं। हाँ, हाँ, 19 के बाद गई थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। 20 से मैं अपने मायके रहने लगी। बसंती, आम तौर पर होता ये है कि कभी लड़का जब इस तरीके का कोई फैसला लेना चाहता है, या फिर वाकई में ऐसी चीज़ें होती भी हैं सच, तो क्या आपके ऊपर भी कोई इस तरीके का आरोप वो लगा रहे थे? जो आरोप आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कियों पर चरित्रहीन का आरोप लग जाता है, लोग लगाते हैं। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि लड़की ही चरित्रहीन हो, लड़का भी होता है। तो क्या इस तरीके की भी आरोप आपके ससुराल वाले, आपके पति लगा रहे हो आपके ऊपर, ऐसा कुछ? अभी तो इतने दिन तक लगभग 13 साल मेरी शादी को हो गई कुल मिलाकर के। अब मैं 5 साल से अपने पति से अलग रह रही थी, लगभग मतलब 8 साल उनके साथ जीवन यापन की हूँ। अभी वो कोर्ट में कहना चाह रहे हैं कि 2014 से मेरा इनका रिलेशन हटा हुआ है। उनके कहने का मतलब कि बच्चे भी मेरे नहीं हैं, जिस तरीके से उनका ये बयान है। और बोल रहे हैं कि मेरे साथ केवल 5 दिन रही है। बताइए भैया लोग, अगर मैं 5 दिन उनके साथ रहती, तो बच्चे ज़मीन और आसमान से, उनके कहने का मतलब मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। उनके कहने के अनुसार मैं कह रही हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, 2012-2014 तब वो 2 साल का सफ़र हमने तय किया उनके साथ। तो 2 साल में अगर मैं गलत थी, तो वो मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दिए? 2 साल में मोदी सरकार आ गई थी, काफ़ी अच्छे खासे नियम थे, तो मुझ पर एफआईआर करके मुझसे डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर सकते थे कि नहीं? आज दूसरी शादी किए हैं बगैर डाइवोर्स के, ये उचित है? यानी वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब वो ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बच्चे भी उनके नहीं हैं। ये इस तरीके से मतलब उनका कहना है। तो मैं बोली हूँ कि ठीक है, अगर मैं गलत थी तो आपने डाइवोर्स मुझसे क्यों नहीं लिया उस वक़्त? 2014 में क्यों नहीं लिए डाइवोर्स? लेना चाहिए ना मुझसे डाइवोर्स, मैं गलत थी। डाइवोर्स क्यों नहीं लिए? आप डाइवोर्स भी नहीं लेते हैं। मैं उनके साथ लगभग 2020 तक रही हूँ। वो अपने बचने के लिए खुद शादी कर लिए हैं, मामला इतना वो हो गया है, खुद बचने के लिए मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि शादी कर लिए हैं। जब तक लिव इन रिलेशन में थे बात अलग थी। और वो कोर्ट मैरिज किया, और आई थाने से किए हैं कोर्ट मैरिज, और खुद वो कबूलनामा किए हैं कोर्ट में। तो अपने आप को बचाव के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आखिरी बार बात आपसे कब हुई आपके पति की? आखिरी बार 2021 में बात हुई थी, जो कि मेरे मोबाइल खो गई, उसमें रिकॉर्ड था। उन्होंने खुद कहा कि तुम अपनी शादी कर लो, हम दूसरी शादी कर चुके हैं, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। तो मैं बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है? अभी न्यायालय है न्याय करने के लिए। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? क्यों बच्चा पैदा किए? क्यों ऐसा किया मेरे साथ? देवर का क्या रोल है इसमें? देवर का ये रोल था कि जैसे कि मेरे पति मुंबई में रहते थे, बाहर में। वो 1 साल पर आते थे, 10-12 दिन के लिए आते थे। मेरे घर में दुर्गा पूजन उत्सव मतलब मूर्ति बैठाया जाता था। उसी दुर्गा पूजन परिस्थापना पे मेरे पति आते थे, 10-12 दिन बाद वो चले जाते थे। उसके बाद जो मेरा बकिया समय व्यतीत होता था ससुराल में, अकेले सास-ससुर रहते थे, हमारे देवर रहते थे, जो कि 2 देवर पढ़ते थे, अपना वो पढ़ने के लिए चले जाते थे। एक था वो पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करते थे, कैमरा-वैमरा जैसे चलाते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, वो मुझे प्रताड़ित करते थे। अपने साथ मतलब कि जैसे कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रिश्ता रखने के लिए कहते थे कि आप मेरे साथ रहिए, भैया आपको नहीं रखते हैं अच्छे से, वो 1 साल में 1 बार आते हैं, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से रखूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब इस तरीके से तमाम बातें मुझे भ्रमित करते थे। लेकिन मैं उनसे बोली कि मेरे साथ देखिए,
आपका और मेरा रिश्ता एक भाभी देवर का है, लेकिन वो रिश्ता एक माँ का होता है। भाभी एक माँ के रूप में देखी जाती हैं, दर्जा होता है उनका। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना करें और मुझे इस तरीके से टार्चर मत करें। तो नहीं मानता था, तो एक बार मैंने ससुर से अपने शिकायत की कि देखिए ऐसी-ऐसी बातें मेरे साथ हो रही हैं, अगर कोई बात होगी तो मैं अपने पापा से बोल दूँगी, अपने पिताजी से। तो ससुर जी मेरे डाँटे, तो वो उस वक़्त मुझे टार्चर करना छोड़ कर के मेरे हस्बैंड को कॉल करके उल्टी-सीधी बातें बताना, जबकि उस वक़्त हम लोगों के पास मोबाइल नहीं रहता था। हमारे ससुराल का इतना सख्त नियम था कि औरतों के पास मोबाइल नहीं रहता था। ससुर जी का कहना था कि जो भी बेटे हमारे बाहर हैं, आप लोग टेंशन देंगी तो वो लोग बाहर में कमा नहीं पाएँगे, भाग-भाग घर आएँगे। तो जो भी बातें हमारे पति से होती थी, ससुर के माध्यम 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हाल-चाल पूछ करके रख देते थे, वही होती थी। वैसे हम लोगों के पास मोबाइल नहीं रहती थी, लेकिन मेरे देवर इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते थे। मेरे बारे में उल्टा-सीधा मेरे पति का कान बराबर भरते थे कि ऐसी है, वैसी है, छोड़ दो इसे, दूसरी शादी कराएँगे, ये रहने लायक नहीं। मतलब ऐसी-ऐसी तमाम बातें घर में होती रहती थी। यानी वो जो चाहते थे आपके देवर, वो नहीं हुआ और फिर वो आपके हस्बैंड को भरने लगे। फिर आपके नाम से जोड़कर उल्टा-पलटा तमाम सारी चीज़ें ऐसे हाँ, आरोप-प्रत्यारोप तमाम लगाने लगे वो। हाँ, बिल्कुल। आपने अपने हस्बैंड से शिकायत की थी कि नहीं कि आपका भाई हमारे साथ इस तरीके से बदतमीज़ी कर रहा है या फिर छेड़खानी या फिर कुछ ऐसी कोशिश कर रहा है? कुछ आपने बताया था? मैंने बताया था कि आपके भाई ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे पति बोले कि मेरे पति इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार हुए कि मेरा भाई ऐसा है। वो उनकी मेरी बात नहीं मानकर उनकी बात माने। कह रहे थे कि तुम्हें इतना ही वो है तो तुम मेरी घर छोड़कर चली जाओ ना, क्या दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत हो रहा है। तो मजबूरी में रहना पड़ रहा था, एक तो माँ नहीं थी, ऊपर से गरीबी थी। मेरे पापा कितनी शादियाँ करते मेरी। मजबूरी में उस जगह पे रहना पड़ा और रहना नहीं होता तो मैं बच्चे नहीं पैदा करती। वो ऐसा आरोप मेरे ऊपर लगा रहे। 2017 में मेरे देवर की शादी हुई थी। अगर मीडिया के माध्यम से जा रहा है तो हो सकता है मिक्सिंग करके मेरा वहाँ से फ़ोटो वीडियो हटाएँ हैं अपने शादी के कैसेट में से। उनका बड़े धूमधाम से मेरे देवर की शादी हुई थी। उस जगह नाचना, गाना, हर जगह फ़ोटोग्राफ़ी, हर जगह सब कुछ हुआ है। मैं वहाँ 2019-20 तक रही हूँ। जितनी भी शादियाँ मेरे पड़ेदार में हुई है, सबके वीडियो में सब रिकॉर्डिंग हर चीज़ होता है, सबके हर जगह मैं हूँ। कितनी जगह से वो हटाएँगे, ऐसी कोई बसंती एक बात बात नहीं। हमें बताओ, आप कह रहे हैं कि आपके जो ससुर थे, वो इतने सख्त थे कि बहुएँ उनकी सिर्फ़ उनके माध्यम से फ़ोन पर बातचीत कर सकती थी। जो इतना सख्त व्यक्ति होगा घर में, परिवार में, मुखिया के तौर पर, क्या उसको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही थी कि उनकी बहू के साथ क्या हो रहा है, उनके बेटे क्या चाह रहे हैं या फिर उनका समाज में मान-सम्मान नहीं है कि हमारी बहू को हम छोड़ देंगे, मेरा बेटा दूसरी शादी कर लेगा तो फिर लोग समाज हमें क्या कहेंगे? उन्हें इस बात की फ़िक्र थी कि नहीं थी? देखिए, सबको बस एक ही था कि जिस तरीके से मुद्दे कहा जाए, जैसे मैंने कहा कि दहेज को लेकर के मेरे को प्रताड़ित करते थे। उन लोगों का इच्छा था कि इस मतलब इनको छोड़ दिया जाए और क्या कहते हैं कि लड़के की अपनी दूसरी जगह शादी करे जहाँ से अच्छा अपना दहेज-वहेज अपना हर चीज़ अच्छे से हो। मेरे परिवार को गरीबी देखिए बहुत सताती है। गरीबी किसी का मान नहीं रखती है। तो इस जगह बस यही दहेज की बातें हैं जो कि वो लोग नहीं पसंद, जैसे कि बातें मेरे पिताजी बोले कि देने के लिए जितना वो नहीं दे पाए, बात से कट गए, बस यही बात है और कोई बात नहीं। इसी बात को लेकर के मुझे उस घर में मान-सम्मान नहीं मिलता था। अच्छा, जब शादी आपकी शुरू में हुई थी, तब क्या स्थिति आपके परिवार की थी? क्या बैकग्राउंड था? वही था, जो आप गरीबी का बार-बार ज़िक्र कर रही हैं? वही था, मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर देखिए था, मैंने बताया। और अच्छे खासा देखिए शादी में बहुत अच्छा हुआ था, मतलब धूमधाम से हुआ था, ऐसी बात नहीं, लेकिन दुःख तो था। अच्छा खासा मतलब खाना-पीना का प्रबंध भी नहीं कर पाए थे पिताजी, क्योंकि इतना हम लोग हॉस्पिटल से दौड़ रहे थे, जूझ रहे थे अपनी माताजी को लेकर। उस चीज़ को लेकर के ताना-मेना देना, अरे इसके घरवाले हई नहीं खिला पाए, हऊ नहीं खिला पाए, पैसा दिए, मतलब बराबर केवल दहेज को लेकर के कुल मिलाकर के कि इनसे रिश्ता तुड़वा दो, अच्छा खासा हमारा घर-द्वार है, ज़मीन-जगह है, मतलब लड़के का दूसरी जगह शादी करेंगे तो अच्छा खासा हमको दहेज मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आपके साथ जो भी कुछ हुआ, ये दहेज को लेकर ही इश्यू बनाया गया। आपके ऊपर गलत तरीके का आरोप भी लगाते हैं आपके हस्बैंड, आपके और परिवार वाले जो अन्य परिवार के वाले हैं और इसी को इश्यू बनाकर कुल मिलाकर आपसे वो जी छुड़ाना चाह रहे थे कि मतलब अब ये दूर हो जाए हमारे परिवार से। अब फँस गए हैं, जैसे कि 2019 में जो ये शुरू से ही मतलब मुंबई रह रहे थे, ये लास्ट बार मेरा जो भी बात है मैं बोल रही हूँ। उनका अफ़ेयर उस लड़की से इतना गहरा हो गया था कि वो पूरी तरह से घर वाले भी देखिए नहीं पसंद कर रहे थे, वो भी पैसे के मामले में पहले से ही अनबन थी। तो वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ाया जाए। ऐसा क्या मतलब किया जाए कि इससे हमारा पीछा मतलब छूट जाए, मतलब साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, एक तीर से वो दो निशाना मतलब साधे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से, अगर जिस लड़के को लेकर मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो लड़का भी कोर्ट में भाई आए अपने परिवार के साथ
मतलब कि उसको भी मैं चाहती हूँ कि वो भी आए, क्या सही है क्या गलत है, निवारण हो इस चीज़ का। ऐसे किसी को बिना अथुआ का कैसे एफआईआर कोई करा सकता है? कैसे ऐसा बोल सकता है कि मंदिर में शादी, जबकि मेरे पास मेरी शादी का पूरा एविडेंस है मेरे हस्बैंड से। कोर्ट से यही रिजल्ट आया है कि आप खर्चा दीजिए भाई, नहीं रखेंगे तो खर्चे के लिए बोला 2,000 रुपया देंगे। तो जज साहब ने कोर्ट ने बोला, क्या कहा? जज साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे जौनपुर से ही हैं, ट्रांसफ़र होकर गए हैं बनारस ज़िले में, कहीं दूसरी जगह थे। बहुत अच्छे जज साहब, जज ने बोला कि 2,000 मैं ही तुम्हें दे रहा हूँ, तुम 1 महीने खर्चा चला कर दिखाओ। तो नहीं बोला कुछ, उसका वकील नहीं बोले। तो 2,000 2,500 कर रहे थे, तो वो बोले कि केवल मतलब बच्चों का नहीं उस वक़्त देखे, तो केवल मेरा ही केस लड़ने के लिए, खर्चा अभी नहीं तय हुआ कि मेरा खर्चा कितना देंगे, क्योंकि वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे, तो भाई वो सिद्ध भी करे कि मैं गलत हूँ। मैं देखिए मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं सोशल मीडिया के सामने खड़ी होकर के बोल रही हूँ, बिल्कुल वो सिद्ध करे। अगर मैं गलत हूँ, मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए, अगर इतना हद तक वो गिर सकते हैं तो। अगर ऐसा बात होगा तो मैं खुद खड़ी होकर उनसे डाइवोर्स लूँगी, 1 रुपया नहीं लूँगी। और जो मेरे साथ जितनी भी दुर्घटनाएँ घटित हुई, जितना हम लोगों का हाय है, सब उनको लगे। भगवान देख रहा है क्या सही है, क्या गलत है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँ। फिर भी कोर्ट ने आदेश किया है कि केस लड़ने के लिए आदेश किए हैं, देखिए देते हैं कि नहीं देते हैं। बसंती, अगर ऐसा पल कोई आ जाए जिसमें ये हो कि आपके हस्बैंड ये कहने लगे कि ठीक है बसंती तुम भी आओ, मेरी पत्नी हो, तुम भी आओ रहो साथ, ऐसा कुछ? बिल्कुल जाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे बच्चों का पीछे भविष्य है। मैं अपने लिए नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल जाने का मेरा देखिए कहो तो ऐसा लगता है कि मेरा रूह काँप उठता है, जितना वो लोग मेरे साथ अत्याचार किए हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए जैसे 8 साल संघर्ष की, लगभग 13 साल मान लीजिए कुल मिलाकर, उसी तरीके से मेरे पास अब समय नहीं है उतना, मेरा आधा बीत चुका है, आधा बाकी है। मुझे जीना है तो अपने बच्चों के लिए जीना है, और उनके घर जाऊँगी, अच्छे से जाऊँगी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाऊँगी, उनके अस्तित्व के लिए जाऊँगी, उनके नाम के लिए जाऊँगी, और ऐसे नहीं जाऊँगी, कोर्ट के माध्यम से जाऊँगी। कोर्ट से बाकायदे सुलह तब तक नहीं करूँगी जब तक ये मेरे बच्चों का अच्छे से खर्चा नहीं उठाते हैं, मान-सम्मान अच्छे से नहीं करते हैं, घर परिवार में मेरे और उनके परिवार के प्रति बनती नहीं है, तब तक सुलह नहीं होगी। और हाँ, अगर मेरे साथ इस बीच में कोई घटना घटित होती है तो उसके ज़िम्मेदार केवल मेरे ससुराल के लोग होंगे। बसंती की पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। बसंती के साथ शादी के बाद क्या कुछ सिलसिलेवार तरीके से होता है और आज बसंती के क्या हालात हो चुके हैं। बसंती इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए दर-दर भटक रही हैं। कोर्ट से फैसला आता है कि खाने के खर्चा वगैरह के लिए कि भाई खर्चा, जब खर्चे 2,000 की बात आती है, आपने बताया कि वो मुकर भी जाता है शादी के, हमने शादी नहीं किया है। नहीं, बोल रहा था कि शादी हुई है, मेरे साथ केवल 5 दिन रही है। मतलब मैं 5 दिन कैसे रह सकती हूँ आपके साथ? मेरे बच्चे पैदा हुए ठीक है, मैं 5 दिन थी, मैं आपकी बात रख रही हूँ, मैं 5 दिन थी, तो फिर भी तो आप मुझसे डाइवोर्स लेंगे कि नहीं लेंगे? हिंदू रीति-रिवाज के साथ मेरी शादी हुई है, पूरे समाज के साथ, कोर्ट मतलब कि कोर्ट पर भी मतलब कि कागज़ से लिखा-पढ़ी भी हुआ है और कैसेट भी है शादी का, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि नहीं कि मुझसे डाइवोर्स लें? मैं पूछ रही हूँ, आप मुझसे बगैर डाइवोर्स के दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये अलाउ है? अगर संविधान में कहीं लिखा गया है तो मुझे बता दीजिए, मैं उस चीज़ को मान लूँगी। बिल्कुल, सबसे पहली बात यही है कि बगैर डाइवोर्स के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बच्चे आपके नहीं हैं, तो ये डीएनए टेस्ट की भी नौबत आएगी, तो वो भी चीज़ें होंगी। और अब सवाल ये है कि आखिर अब इनका जीवन चलेगा कैसे? ये कहाँ कब तक दर-दर इस तरीके से भटकेंगे? अब ये इंसाफ माँग रही हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके साथ इंसाफ होगा। चैनल क्या है बसंती? मेरे चैनल का नाम निशी डेली लाइव है, जो कि अभी मैं एक छोटी क्रिएटर हूँ। 5-6 महीने हुआ मुझे यूट्यूब पर आए, मजबूरी में आई हूँ। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं बचा जिसकी वजह से मैं एक ही साधन मुझे देखा यूट्यूब पर, सोशल मीडिया को मैंने इतना आगे जाते देखा, यूट्यूब को, लोगों को किस तरीके से लोग आगे जा रहे हैं, किस तरीके से आए मतलब उससे कर रहे हैं। तो मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया, निशी डेली लाइव के नाम से है। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और उसमें देखिए मैंने अपना पूरे जीवन का हिस्ट्री उसमें रखा हुआ है, कैसे मैं रह रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, किसके साथ रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ कि जैसे आरोप लगाया जा रहा है किसी के साथ रह रही हूँ। उस चीज़ को जाकर के आप लोग देखिए, मेरे जीवन की जो सच्चाई है उसमें मैं प्रतिदिन डेली जो होता है, डेली का रिलेटेड मैं अपना वीडियो उसमें रखती हूँ कि मैं आज क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, कैसे बच्चों का परवरिश कर रही हूँ, कैसे पालन-पोषण कर रही हूँ, उस चीज़ को आप लोग देखिए। और मेरे साथ आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दुलार दें कि मैं अपने बच्चों का और अपना भविष्य यूट्यूब के माध्यम से
चला सकूं और खूब नाम कमाऊं, खूब आगे जाऊं। जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं इतना आगे जाऊं कि उन लोगों को देख करके वो लगे कि मैंने किस चीज को खोया है, मैंने किसके साथ अत्याचार किया है।